हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रायड का साइको एनालिटिक अप्रोच यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रायड जो है वो आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और रीट या फिर कोई भी अदर स्टेट का आप टेट दे रहे हो तो उनके लिए सिगमंड फ्रायड काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन है और सिगमंड फ्रायड से एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साइको एनालिटिक अप्रोच है यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसको और किन किन नामों से जानते हैं। तो उनको साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट यानी कि मनोलैंगिक विकास और साइको डायनेमिक डेवलपमेंट यानी कि मनोगतिशीलता के विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बात चाहे साइको एनालिटिक अप्रोच की हो या फिर साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की हो या फिर साइको डायनेमिक डेवलपमेंट की हो, बात एक ही पर्सन की होगी, सिगमंड फ्रायड की। तो चलिए देखते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। सिगमंड फ्रायड जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट के साथ ही एक न्यूरोसर्जन भी थे और ये निवासी थे ऑस्ट्रिया में एक वियना नामक शहर है, वहाँ के निवासी थे सिगमंड फ्रायड। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मनोविश्लेषणवाद का जनक जो है सिगमंड फ्रायड को कहते हैं। और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं कि मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में कुछ ऐसे शब्द बताए हैं जैसे कि ओडिपस, इलेक्ट्रा, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका काफ़ी विरोध हुआ और कई मनोवैज्ञानिकों ने इनका विरोध भी किया। तो चाहे विरोध हो या फिर समर्थन, हमारे सिलेबस में सिगमंड फ्रायड हैं तो हमको सिगमंड फ्रायड को पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओडिपस ग्रंथि क्या है, इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तित्व संरचना के पक्ष। तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना के दो पक्ष बताए हैं। कौन कौन से वे दो पक्ष हैं, तो एक है डायनेमिक एस्पेक्ट या फिर गत्यात्मक पक्ष जिसको कहते हैं, और सेकंड है कॉन्क्रीट एस्पेक्ट या फिर इसको स्थूल रूपीय पक्ष भी कहते हैं। तो एक एक करके दोनों पक्ष को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डायनेमिक एस्पेक्ट्स यानी कि गत्यात्मक पक्ष को। गत्यात्मक पक्ष के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा गत्यात्मक पक्ष है और कौन सा स्थूल रूपीय पक्ष है। सबसे पहले हम डायनेमिक एस्पेक्ट यानी कि गत्यात्मक पक्ष को डिस्कस करेंगे। तो जो गत्यात्मक पक्ष है उसको संरचनात्मक मॉडल भी कहते हैं। तो चाहे गत्यात्मक पक्ष एग्ज़ाम में दे या फिर संरचनात्मक मॉडल दे, बात एक ही होती है। तो जो गत्यात्मक पक्ष है उसको तीन भागों में बांटा है और तीन भाग कौन कौन से हैं, तो इड, जिसको इदम या उपाह हिंदी में कहते हैं, ठीक, हिंदी में इसको इदम या उपाह कहते हैं। और सेकंड है ईगो, ईगो को इंग्लिश में अहम कहेंगे, और सुपर ईगो, लास्ट है सुपर ईगो, और सुपर ईगो को परा अहम कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इड, आखिर इड क्या है और इड की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम विस्तार से जानेंगे। तो इड का जो संबंध होता है वह अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड से होता है। तो इड जो है उसको अचेतन मन का स्वामी या फिर अचेतन मन का संचालक कहते हैं। और इड जन्मजात ही उत्पन्न होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही इड जो है वह उत्पन्न हो जाता है और इसमें स्वार्थी भावनाएं पाई जाती हैं और इसको बिना लगाम का घोड़ा भी कहते हैं। और ये जो शब्द है बिना लगाम का घोड़ा, यह आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, रीट के एग्ज़ाम में, कि बिना लगाम का घोड़ा किसे कहते हैं, तो इड को कहते हैं, बिना लगाम का घोड़ा। और इसके साथ ही साथ इड जो है वह सुखवादी सिद्धांत यानी कि प्लेजर थ्योरी पर डिपेंड होता है, यानी कि ये जो है इड वह प्लेजर थियरी से संचालित होता है। और इड में दमित इच्छाएं और कामुक इच्छाएं आती हैं
और इड के अंतर्गत ही चोरी करना, लूट-पाट करना, ये सभी जो क्रियाएँ होती हैं वह इड के अंतर्गत आती हैं। जब इड हावी होता है तो किसी की तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अपने शरीर को तकलीफ़ न हो। यानी कि ये जो इड होता है उसका उद्देश्य होता है शारीरिक इच्छा या फिर जैविक इच्छाओं की पूर्ति करना। जैसे कि जो हमारी जैविक इच्छाएँ होती हैं उनकी पूर्ति करना इड का उद्देश्य होता है। और इड को दैत्य या पशुत्व भी कहते हैं। जब इंसान में इड हावी होता है तो इंसान अच्छा और बुरा को समझ नहीं पाता है। वह कुछ भी नहीं सोच पाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसको केवल खुद से मतलब होता है, यानी कि स्वार्थी भावनाएं पाई जाती हैं। और इंसान को स्वयं से मतलब होता है, दुनिया को नुकसान हो या दुनिया को उससे तकलीफ़ हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल अपने आप से फ़र्क पड़ता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईगो यानी कि अहम की। तो जो ईगो होता है वह चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड का स्वामी होता है। ईगो को हम चेतन मन का स्वामी भी कहते हैं। और ईगो जो है वह बच्चे में 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। जैसे ईड जो था वो जन्मजात प्रारंभ होता है, लेकिन ईगो जो है वह 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में इसका विकास होता है। और ईगो का जो संबंध होता है वह वर्तमान और वास्तविकता से होता है, यानी कि जो रियलिटी है उससे संबंधित होता है आपका ईगो। और ईगो को सबसे अच्छा व्यक्तित्व कहा जाता है, यानी कि जो इड, ईगो और सुपर ईगो आता है उसमें सबसे अच्छा जो व्यक्तित्व है वह ईगो का माना जाता है। और ईगो जो होता है वह कानून, नियम व समाज के अनुसार कार्य करता है। यानी कि जब इंसान चोरी करने का सोचता है या फिर चोरी करने की भावना उसके मन में आती है तो इंसान सोचता है कि अगर मैं चोरी करूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी या फिर माता पिता को पता चल जाएगा, मेरी इंसल्ट होगी। तो इंसान इस तरीके से सोचता है और सोच कर कार्य करता है। इंसल्ट होगी इसके डर से नहीं कार्य करता है। तो ये जब जो चीज़ें होती हैं वह ईगो के अंतर्गत आती हैं और इसे मनुष्यत्व का गुण कहते हैं। जैसे ईड जो है उसमें दैत्य और पशुत्व का गुण आता है, लेकिन जो ईगो होता है उनमें मनुष्यत्व का गुण आता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको मनुष्य कहा जाता है। जो ईगो होता है वह मनोवैज्ञानिक वातावरण में पैदा होता है, यानी कि साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इसका जन्म होता है ईगो का। जबकि ईड का जो जन्म होता है वह प्राकृतिक वातावरण में होता है। इस तरीके से जो ईगो होता है उसको हम लोगों ने समझ लिया कि ईगो की अवस्था में व्यक्ति जो होता है वह बुद्धि और विवेक से कार्य करता है और चिंतन और मनन करता है, जबकि ईड में ऐसा कुछ नहीं होता है। ईगो में इंसान सोचता है, विचारता है और जो उसको उचित अनुचित में तुलना करता है उसके बाद वह कार्य को करता है। इसलिए ईगो को सबसे अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। और ईगो जो होता है वह ईड और सुपर ईगो के मध्य संतुलन का कार्य करता है, इसलिए इसको सबसे अच्छा व्यक्तित्व की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सुपर ईगो यानी कि परा अहम। जो सुपर ईगो होता है वह चेतन मन से संचालित होता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड से इसका संबंध होता है। किसका? तो सुपर ईगो का। और सुपर ईगो जो है वह 3 वर्ष की अवस्था में इसका विकास बच्चों में हो जाता है। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो उसमें सुपर ईगो का विकास होता है। और जो सुपर ईगो होता है वह आदर्शवाद से संबंधित होता है, यानी कि मॉरलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। जो आदर्शवादी सिद्धांत होते हैं वह सुपर ईगो के अंतर्गत आते हैं। और सुपर ईगो में ईश्वर का भय होता है। व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करता है तो वह सोचता है कि इंसान मुझे देखे या न देखे गलत कार्य को करते हुए, लेकिन ईश्वर देख रहा है। तो ईश्वर का भय होता है और ईश्वर के भय की वजह से इंसान कोई गलत कार्य करता ही नहीं है। जैसे ईगो में इंसान कोई भी गलत कार्य इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे कानून, नियम और समाज का डर होता है, जबकि सुपर ईगो में व्यक्ति को ईश्वर का डर होता है और ईश्वर के डर की वजह से वह कोई गलत कार्य नहीं करता है। और सुपर ईगो में आता है दैवत्य और ईश्वरी गुण। जो दैवत्य और ईश्वरी गुण होता है वह सुपर ईगो के अंतर्गत आता है।
सुपर ईगो का जन्म जो होता है वह सामाजिक वातावरण में होता है, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट में सुपर ईगो का जन्म होता है। और सुपर ईगो में कुछ सहवर्ती इच्छाएं होती हैं, जैसे कि तुम जैसा कार्य करोगे वैसा फल पाओगे। ऐसी जो प्रवृत्ति होती है या ऐसा जो सोचना होता है वह सुपर ईगो के अंतर्गत आता है। इस तरीके से गत्यात्मक पक्ष के अंतर्गत हम लोगों ने ईड ईगो और सुपर ईगो का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे द्वारा दिए गए मूल प्रवृत्तियों को। जो फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां के बारे में बताया है, दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताया है, और उसी दोनों मूल प्रवृत्तियों पर हम चर्चा करेंगे आगे।